हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। बच्चे, आज से हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट भी पढ़ाया है एंड ईच एंड एवरी टॉपिक जो कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक हमने कवर किया हुआ है। ओके, तो अगर मैं आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के बारे में बताऊं तो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सेकंड पार्ट है, या मैं बोलूं इन द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ते हैं? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सर्किट के बेसिक कंपोनेंट की थ्योरी पढ़ते हैं। जैसे कि हम बात करें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपने क्या पढ़ा? शुरुआत की सेमीकंडक्टर फिजिक्स से। तो आपने समझा सेमीकंडक्टर क्या है, कैसे बनता है, पी टाइप, एन टाइप कैसे बनते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी क्या है, और भी हमने पी टाइप एन टाइप का अलग अलग चीजें पढ़ी। फिर आफ्टर सेमीकंडक्टर फिजिक्स हमने क्या पढ़ा? मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बता रहा हूं आपको। हेयर फर्स्ट आई एम रिलेटिंग द सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, देन आई विल स्टार्ट द एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। है ना, बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं रहता है कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। ओके, सो first I will explain what is the relation between basic electronics and analog electronics। और आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी लेटेस्ट 1 and 2 month बिफोर एक इंटरव्यू था, उसमें एक बच्चे से केवल यही पूछ लिया गया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, शायद आई थिंक बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था, उसमें इंटरव्यू में पूछा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें तो आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ने वाले हो, इसका कहां पर यूज है ना, इस तरह की चीजें आपको आइडिया होना चाहिए। हाँ जी, तो मैं क्या बात कर रहा था कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने सेमीकंडक्टर फिजिक्स पहला टॉपिक पढ़ा, फिर हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा पीएन जंक्शन डायोड। तो आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ा? डायोड कैसे बनते हैं, है ना, डायोड बनते कैसे हैं, पीएन जंक्शन डायोड किस किस पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, इसमें करंट कैसे फ्लो होता है, फॉरवर्ड वाइज क्या है, रिवर्स वाइज क्या है। जब हम फॉरवर्ड वाइज करते हैं तो करंट क्या रहता है, रिवर्स वाइज करते हैं तो करंट क्या रहता है। और हमने दो और चीजें पढ़ी थी, डायोड रेजिस्टेंस एंड डायोड कैपेसिटेंस। ये बड़े बड़े टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक और भी थे उसमें। तो ये डायोड के बारे में हमने पढ़ा था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब यहां पर भी आपको डायोड पढ़ना है। स्टार्ट ही हम डायोड से करेंगे, कहां पर? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। आप बोलोगे सर आपने पढ़ा तो दिया है डायोड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, अभी क्यों पढ़ा रहे हो डायोड आप? यहां भी हम डायोड पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक सुनते चलना है बच्चे, है ना। हियर आई एम राइटिंग द सिलेबस, हियर आई एम राइटिंग द syllabus of the analog electronics. So what is the name of the subject? What is the name of the subject? That is analog electronics, है ना। This is the name of the subject, analog electronics. So what is the first topic of the analog electronics? That is diode circuit, diode circuit। अब आप बोलोगे सर डायोड तो आपने पढ़ा दिया है, अभी दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो? इन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपने डायोड का थ्योरी पढ़ा है, डायोड कैसे काम करता है वो पढ़ा है ना। डायोड में करंट की इक्वेशन क्या होती है वो पढ़ी है, डायोड का वोल्टेज करंट रिलेशन क्या होता है वो पढ़ा है। बट हेयर यू विल सी व्हेन वी अप्लाई द डायोड इन आवर सर्किट, यहां पर हम क्या देखने वाले हैं कि जब हम डायोड को अपने सर्किट में अप्लाई करते हैं, देन हाउ इट वर्क, करंट क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा सर्किट के अलग अलग कंपोनेंट्स पर। सो व्हाट इज द टॉपिक नेम? डायोड सर्किट। यहां पर नाम भी आपसे समझ में आ रहा होगा, यहां पर नाम है डायोड सर्किट। डायोड सर्किट की तरह यूज हो रहा, डायोड विल यूज इन अ सर्किट। इज इट ओके? तो वो अलग था, वहां पर हमने थ्योरी पढ़ी थी, और यहां पर हम प्रैक्टिकली डायोड सर्किट में कैसे काम करेगा अलग है। तो दिस इज थ्योरी पार्ट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ थ्योरी पार्ट, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ
एप्लीकेशन पार्ट, सर्किटरी पार्ट ऑफ द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, इजी। तो डायोड सर्किट में आप देखेंगे बहुत सारे हम डायोड सर्किट पढ़ेंगे। जैसे पहला डायोड सर्किट के अंदर हम जो पढ़ेंगे दैट इज रेक्टिफायर। मैं लिखता जा रहा हूं, है ना। डायोड सर्किट के अंदर जो सब टॉपिक है ना, डायोड सर्किट के अंदर पहला टॉपिक क्या है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के अंदर भी बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, मैं यहाँ हर एक टॉपिक नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। रेक्टिफायर के अंदर कौन से टॉपिक है? हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव। फुल वेव के अंदर भी दो रेक्टिफायर, सेंटर टैप्ड, ब्रिज रेक्टिफायर, लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो डायोड सर्किट में हम पहले पढ़ेंगे रेक्टिफायर। फिर आप दूसरा डायोड सर्किट क्या होता है? क्लीपर। फिर अगला डायोड सर्किट हम क्या पढ़ेंगे? क्लैंपर। ठीक है, ये डायोड सर्किट है। अब यहां पर मैं बार बार बोल रहा हूं, क्लीपर क्लैंपर में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है जो हम पढ़ने वाले हैं, वो मैं यहां नहीं लिख रहा हूं। यहां पर डायोड सर्किट और कौन कौन से सर्किट है? रेक्टिफायर, क्लीपर, क्लैंपर, है ना। आप कुछ बेसिक बेसिक छोटे छोटे से हैं, जैसे मैं बात करूं फिल्टर भी पढ़ेंगे तो वो उसके अंदर ही आ जाएगा, है ना। मैंने बड़ा टॉपिक लिख दिया, ये छोटे छोटे जो टॉपिक है जो अपने आप में बड़े हैं वो लिख दिए, और जो छोटे टॉपिक है वो नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। इज इट ओके? तो फर्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ने वाले हैं दैट इज डायोड सर्किट, ठीक है। नाउ द सेकंड टॉपिक जो हम यहां पे पढ़ने वाले हैं, ट्रांजिस्टर बाइसिंग एंड स्टेबलाइजेशन, ठीक है। ट्रांजिस्टर बाइसिंग एंड स्टेबलाइजेशन। अब आपके दिमाग में फिर वही बात है कि सर ट्रांजिस्टर तो आप पढ़ा चुके हो, ठीक है। दिख रहा है, दिख रहा है, ट्रांजिस्टर बाइसिंग एंड स्टेबलाइजेशन। अब ट्रांजिस्टर जो हमने पढ़ा है, अगेन आपने देखा होगा कि हमने जो ट्रांजिस्टर पढ़ा है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी, उसमें आपने क्या पढ़ा है? बीजेटी बनता कैसे है? पीएनपी, एनपीएन। फिर हमने देखा पीएनपी जब हम अलग अलग मोड में लेते हैं, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन अमीटर, कॉन्फ़िगरेशन बोलते थे वहां पर, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, तो हमारा पीएनपी कैसे काम करता है, एनपीएन कैसे काम करता है, आउटपुट करंट, इनपुट करंट किस तरह से वोल्टेजेस पर डिपेंड है, क्यों हम बीजेटी को करंट कंट्रोल्ड करंट डिवाइस बोलते हैं, ये हमने देखा। फिर हमने बीजेटी की थ्योरी में देखा अर्ली इफेक्ट क्या होता है, हाउ इट इफेक्ट द ट्रांजिस्टर, कैसे डिफेक्ट करता है, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, क्यों हम कॉमन अमीटर को पावर एम्पलीफायर बनाते हैं, केवल थ्योरी। ये सभी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ी है तो मैं उन सबको ये एडवाइस दूंगा, सलाह दूंगा कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ने के पहले वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जरूर पढ़ें। और मैं आपको इस बात का गारंटी दावा करता हूं कि अगर आपने एक बार अच्छा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लिया तो एनालॉग आपको बिल्कुल आसान लगेगा। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको पता है, मैंने बड़े सरल शब्दों में, आसान शब्दों में बताया है ना। ठीक है बच्चे, हाँ जी। तो हमने बीजेटी वहां पर पढ़ा था थ्योरी। नाउ हियर ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करते हैं। बाइसिंग का मतलब है उस पर डीसी एसी एनालिसिस करना है। बाइसिंग, बाइसिंग मतलब उसके अक्रॉस वोल्टेजेस लगाना है, तो किस तरह का आएगा? स्टेबलाइजेशन। ट्रांजिस्टर को जब आपने बाइस कर दिया, उस पर वोल्टेज लगा दिया, तो उसको कौन कौन से पैरामीटर, आउटपुट जो उसके क्यू पॉइंट होते हैं, मेनली अपन क्यू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं इसमें, क्यू पॉइंट को इसको इफेक्ट करेंगे, वो कहां पर स्टेबलाइज नहीं है, कैसे उसको स्टेबलाइज करेंगे। ट्रांजिस्टर अपना आउटपुट जो करंट वोल्टेज दे रहा है वो कैसे चेंज होता है, तो उसे कैसे आप स्टेबलाइज करोगे, वो आप इसमें पढ़ने वाले हो। ट्रांजिस्टर बाइसिंग एंड स्टेबलाइजेशन। इज इट ओके? नाउ द थर्ड टॉपिक, वोल्टेज रेगुलेटर। थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, वोल्टेज रेगुलेटर, है ना। अपन इसमें देखेंगे वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेटर, जैसे कि आपको पता होगा हमने जीनर डायोड पढ़ा था। जीनर डायोड यूज एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है ना। और भी हम डायोड का यूज करके वोल्टेज रेगुलेटर कैसे बनाते हैं, ये सब डायोड सर्किट के अंदर ही अगर हम बात करें, ये डायोड सर्किट का ही पार्ट हो सकता है। वोल्टेज रेगुलेटर अलग से लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग जो आता है, बीजेटी एज अ एम्पलीफायर, है ना। जो आपने, अधिकतर बच्चे मानते हैं कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स यही है क्या? एम्पलीफायर, है ना।
तो अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें बीजेटी एज ए एम्पलीफायर, बीजेटी बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर, बीजेटी एज अ एम्पलीफायर। और इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं बीजेटी एज ए एम्पलीफायर में। अगर हम बात करें मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, फीडबैक एम्पलीफायर, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक, कौन कौन से आप टॉपिक पढ़ने वाले हो बीजेटी एज ए एम्पलीफायर में? मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है, फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है। ये सभी इसी के टॉपिक है, सब टॉपिक है। मैंने वापस से बोल रहा हूँ बीजेटी एज एम्पलीफायर, इसके अंदर हमें पढ़ना है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, फीडबैक एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, ठीक है। इसके अंदर ही लिख दूं, इधर लिख दूं, ठीक है, पावर एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, ठीक है, ऑसिलेटर, ठीक है। और भी छोटे छोटे टॉपिक होंगे वो देखेंगे। अब नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट टॉपिक इज, अब इसमें कुछ बीजेटी एज एम्पलीफायर, ठीक है, फिर बीजेटी के साथ ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर की बात करें अपन, उसमें कुछ एफईटी का एनालिसिस भी करेंगे, लो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, एच पैरामीटर मॉडल, पाई पैरामीटर मॉडल। इतना डेप्थ में नहीं जाना है, पर जितना हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो हम देखेंगे, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस जितना जरूरी है उतना हम देखने वाले हैं, पूरा डिटेल में नहीं है। लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, लो फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस जो करते हैं, है ना, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। कौन सा टॉपिक आता है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसे शॉर्ट में ओपैम बोलते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपैम, ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपैम। इज इट ओके? समझ में आया? एंड द नेक्स्ट टॉपिक 7th नंबर का टॉपिक है, इसी में लिख देता हूं, छोटा मोटा क्वेश्चन कभी 555 टाइमर का आता है। हालांकि 555 टाइमर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बट जो इतना जरूरी है। और 8वां टॉपिक है मिक्स, कुछ छूट जाए छोटे छोटे, मैंने, है ना, मिक्स है, कुछ छोटे छोटे टॉपिक है जिनको नहीं लिख रहा हूं, मिक्स कुछ टॉपिक है वो यहां बता दूंगा आपको। तो आप देखोगे दिस इज द सिलेबस ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है। अब अगर मैं आपको बताऊं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखें तो आप केवल और केवल इसमें सर्किटरी पार्ट, है ना, ज्यादा देखेंगे, थ्योरी कम है, थ्योरी कम है ना। थ्योरी हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे, सर्किट, हाउ टू मेक अ सर्किट, डायोड कैसे का सर्किट कैसे बनाएंगे, डायोड एज ए सर्किट, फिर आपने ट्रांजिस्टर को एज ए सर्किट यूज किया तो उसमें करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेशन ही करना है। तो आप देखोगे कि यहां पर मैं आपको साथ साथ छोटे छोटे क्वेश्चन भी कराऊंगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने क्वेश्चन बहुत कम कराए थे साथ साथ, क्यों? क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की हमने अलग से टेस्ट सीरीज निकाली हुई थी जिसमें मैंने क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराए थे। ऑलमोस्ट आपको मैंने 400 या 300 क्वेश्चन कराए हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है ना। बट यहां इन द टॉपिक, टॉपिक के साथ साथ हम क्वेश्चन भी करेंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में अलग से करवाए थे, है ना, पूरी पहले थ्योरी क्लास चलती थी हमारी और क्वेश्चन की अलग क्लास चलती थी। यहां पर हम मिक्स चलाएंगे, थ्योरी और इसके क्वेश्चन साथ साथ होंगे, ठीक है बच्चे। तो ये आप देखें, ये हमारा टॉपिक है बेसिक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट, इट इज अ बिग सब्जेक्ट, है ना। जिस तरह से हमारे कम्युनिकेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक कॉमन सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल वाले भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी पढ़ते हैं और मेजरमेंट वाले भी पढ़ते हैं। इट इज अ कॉमन सब्जेक्ट क्योंकि ये सभी जगह यूज होता है। इलेक्ट्रिकल वाले भी जब तक उन्हें पता नहीं है कि ट्रांजिस्टर कैसे काम करेगा, आपको जब तक पता नहीं है कि रेक्टिफायर क्या होगा, वो कैसे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल में। सो दिस इज ए कॉमन सब्जेक्ट एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, है ना, इंपॉर्टेंट है दोनों ही ब्रांच के लिए, और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन जो ब्रांच होती है उसके लिए भी, ठीक है बच्चे। तो ये तो हमारा हुआ टॉपिक। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक ऑफ द एनालॉग
इलेक्ट्रॉनिक्स, पहला टॉपिक का नामकरण क्या बोला है आपने? डायोड सर्किट। चले भाई, इसके अंदर हम उद्घाटन कर देते हैं किसका? डायोड सर्किट का। टॉपिक का नाम है डायोड सर्किट। ठीक है, क्या है टॉपिक का नाम? डायोड सर्किट। ठीक है, चलें भाई। तो अब मैं छोटा सा आपको डायोड का एक रिकैप दे देता हूं कि डायोड होता क्या है। ठीक है, क्योंकि यहां पर एकदम से मैं डायोड को सर्किटरी पार्ट में ले जाऊंगा तो आपका एक कनेक्शन टूट जाएगा। तो एक कनेक्शन बनाना है अपन को, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का एक समन्वय कनेक्शन बना के चलना है, जिससे आपको दोनों सब्जेक्ट में मजा आने वाला है। पहला सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हो, दूसरा सब्जेक्ट आपको इस तरह से पढ़ाने वाला हूं मैं कि आपको लगे कि दोनों एक साथ ही हैं, दोनों सब्जेक्ट एक साथ ही चल रहे हैं और आपको पुराना थोड़ा सा याद आ जाएगा यहां पे। चलें भाई, तो डायोड होता क्या है पहले कोई बता सकता है? व्हाट इज द डायोड? हमने क्या पढ़ा था डायोड के बारे में? हमने क्या पढ़ा था देखें। डायोड या पीएन जंक्शन डायोड की हम बात करें, डायोड है मतलब कि डायोड सर्किट में पहले हम बात कर रहे हैं व्हाट इज द डायोड, व्हाट इज द पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड बनता कैसे है, कैसे काम करता है पीएन जंक्शन डायोड, हम ये बात करने वाले हैं। देखें देखें, सिंपल सी बात है, जैसे कि नाम आपको समझ में आ रहा है, पीएन जंक्शन डायोड बनाने के लिए हम एक सिलिकॉन या जर्मेनियम का बार लेते हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम सेमीकंडक्टर लेते हैं। अब सिलिकॉन में एक तरफ आप क्या करते हो, सिलिकॉन में एक तरफ आप एक्सेप्टर इंप्योरिटी डालते हो डेट इज Na, और दूसरी तरफ आप डोनर इंप्योरिटी डालते हो डेट इज Nd। हमें पता है एक्सेप्टर इंप्योरिटी होल्स देती है ना, ट्राइवैलेंट, और डोनर इंप्योरिटी इलेक्ट्रॉन्स देती है, पेंटावैलेंट होती है ना, पेंटावैलेंट आप उसमें मिला रहे हो, ठीक है ना, डोनर इंप्योरिटी। तो आपको यहां पर एक जंक्शन मिलेगा, और अगर मैं एक्सेप्टर इंप्योरिटी को यहां पर अगर आप देखें, ध्यान से देखें, एक्सेप्टर इंप्योरिटी कैसे बताया था मैंने, याद है किसी को? किसी को याद है क्या? इस तरह से एक्सेप्टर इंप्योरिटी को मैंने दिखाया था, एक्सेप्टर इंप्योरिटी को इस तरह से दिखाया था मैंने। और डोनर इंप्योरिटी को याद है? ये आपको बच्चे, ये मैं यहां पर नहीं समझा रहा हूं, ये आपको वहीं से आके पढ़ना पड़ेगा कि ऐसे मैंने क्यों बताया है ना, कुछ तो आपको वहां पर पढ़ना पड़ेगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। चलिए मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करवा देता हूं। एक्सेप्टर इंप्योरिटी पर नेगेटिव क्यों लिखा है मैंने? एक्सेप्टर इंप्योरिटी पर नेगेटिव है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो नेगेटिव चार्ज रखता है, ठीक है ना। कौन नेगेटिव चार्ज रखता है? एक्सेप्टर एटम ऐसा है। जब वो इलेक्ट्रॉन जे अपना एक्सेप्टर Na को किस तरह से बताया था मैंने? इस तरह से। Nd डोनर जो इलेक्ट्रॉन देता है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो नेगेटिव बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये पॉजिटिव आयन बन जाता है, ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद नेगेटिव आयन बन जाता है, इसलिए उसको इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। अब फटाफट आपको पता है कि यहां पर जब हम होल डालते हैं या एक्सेप्टर इंप्योरिटी डालते हैं तो यहां पर होल मेजॉरिटी में होते हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होते हैं। जब होल मेजॉरिटी में होते हैं, यहां पर होल माइनॉरिटी में होते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है, यहां इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में है। प्लीज पे अटेंशन, यहां पर कौन मेजॉरिटी है? होल्स की, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर मेजॉरिटी होल्स, minority electron. So we know charge will flow from higher concentration to lower concentration. That is the concept of the concentration gradient, and due to this concentration gradient charge will flow and current will flow. Which current? Diffusion current. ओके हमें पता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, ध्यान से सुनते चलना है। इस सब में आपको बड़े डिटेल में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बता चुका हूं, यहां तो बस थोड़ा सा 5 से 10 मिनट में रिकैप करवा रहा हूं जिससे कि आपको डायोड समझने में आसानी हो।
इसको मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूं कैसे काम हो रहा है, पूरा डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बच्चे लेक्चर पढ़ना पड़ेगा। यहां पर बस मैं आपको याद दिला रहा हूं कि क्या हमने पढ़ा था। ओके, हाँ, तो मैंने क्या बोला, यहां पर होल्स मेजोरिटी में है, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में है, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में है, होल्स माइनॉरिटी में है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज ऑफ होल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस और चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और इसके कारण चार्ज, इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण करंट फ्लो होता है जिसको हम डिफ्यूजन करंट फ्लो बोलते हैं। और डिफ्यूजन करंट क्या होता है, डिफ्यूजन करंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। यहां से यहां होल्स जाएंगे तो आपको पता है होल की डायरेक्शन में करंट जाएगा। आपको पता है कि जो होल्स होते हैं, ध्यान से देखें, होल्स जो हैं वो कौन डायरेक्शन में जाएंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो होल के कारण जो करंट होगा आईपी वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। अब आपको ये पता है, क्या पता है आपको, आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन हायर कंसंट्रेशन से लोअर, ये होल्स के लिए है, ये होल्स के लिए है, इलेक्ट्रॉन विल गो इन दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जाएंगे बच्चे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे N2P। इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, N से P की तरफ। और जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाते हैं तो आपको क्या पता है, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन लिखी है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ए है, तो इसके कारण जो करंट की डायरेक्शन होगी डेट इज IN, वो ए होगी। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई। तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है होल के डिफ्यूजन से, बट करंट सिमिलर डायरेक्शन में आ रहा है। तो जो टोटल करंट होगा I, क्या होगा टोटल करंट, I इज इक्वल टू होल करंट प्लस इलेक्ट्रॉन करंट, और इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, P2N। अब हमने पढ़ रखा है कि ड्यू टू दिस डिफ्यूजन क्या होगा, एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाएगा। डिप्लीशन रीजन कहां होता है, डिप्लीशन रीजन आपको पता है, अगर आपने पढ़ा है ध्यान से तो मैंने बताया था, जैसे ही होल यहां डिफ्यूज करेंगे तो वो क्या होगा, जंक्शन के आसपास जो हमारे ये एटम है इनसे कंबाइन करेंगे, होल इससे कंबाइन करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर कंबाइन करेगा, तो जंक्शन के आसपास क्या बनेंगे, जंक्शन के आसपास आपको ये आयन मिलेंगे, इमोबाइल आयन। क्यों मिल रहे हैं ये इमोबाइल आयन बच्चे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जंक्शन के आसपास आपको ये आयन क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि यहां से होल जा रहा है, उसने इसके इलेक्ट्रॉन से रिकंबाइन किया, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उसने इसके होल से रिकंबाइन कर लिया। तो जंक्शन के पास आपको एक रीजन मिलेगा जिस रीजन में मोबाइल चार्ज डिप्लीट हो गया है। प्लीज लिसन केयरफुली, एक एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ऐसा रीजन जिसमें मोबाइल चार्ज मतलब मोबाइल चार्ज कौन कौन से होते हैं, मोबाइल चार्ज, बच्चे ध्यान दें, मोबाइल चार्ज दो तरह के चार्ज होते हैं, इमोबाइल और मोबाइल। मोबाइल चार्ज कौन से हैं, मोबाइल चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। तो ऐसा रीजन जंक्शन के पास जिसमें मोबाइल चार्ज खत्म हो गए, डिप्लीट हो गए, उस रीजन को डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। इन दिस रीजन वी हैव इमोबाइल आयन, इमोबाइल चार्ज। इमोबाइल आयन, इमोबाइल चार्ज ये होते हैं, जब इसने अपना होल दे दिया तो ये आयन बन गया नेगेटिव Na, जब Nd ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये पॉजिटिव आयन बन गया, इमोबाइल चार्ज बन गए। तो दिस इज द डिप्लीशन रीजन नियर द जंक्शन। अब आपको ये बात भी मैंने बताया है कि ओपन पीएन जंक्शन डायोड, अभी यहां पर कोई भी आप बाइसिंग नहीं करें तो आपको पहले यहां पर डिफ्यूजन करंट मिल रहा था, दिस इज द डिफ्यूजन करंट जो हमने बात की थी, डिफ्यूजन करंट था, डिफ्यूजन करंट था। बट यहां पर अभी टोटल करंट जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो डिप्लीशन रीजन है, ये डिप्लीशन रीजन के कारण आपको यहां पर एक ड्रिफ्ट करंट देखने को मिलेगा।
बड़े डिटेल में हमने पढ़ा है, बस यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ड्रिफ्ट करंट होता है, इसके कारण कैसे होता है, क्या होता है, ये नहीं समझा रहा हूँ, इसके लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बस आप सुनते चलें, जितना जरूरी है डायोड सर्किट को समझने के लिए मैं उतनी थ्योरी कवर कर रहा हूं। ठीक है बच्चे, हाँ सुनते जाएं बड़े मजे से। हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये डिफ्यूजन करंट जो है, डिफ्यूजन करंट पी से एन की तरफ जा रहा है, और ये डिप्लीशन रीजन के कारण एक नया करंट आएगा, ड्रिफ्ट करंट, और वो ड्रिफ्ट करंट इस डिफ्यूजन करंट के अपोजिट होगा। सो ड्यू टू दिस डिप्लीशन रीजन a drift current will produce, and drift current will be equal and opposite to the diffusion current. So this is the direction. डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन क्या थी, ध्यान से देखें, ए आई एन जा रहा था, ए आई पी जा रहा था, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन ड्रिफ्ट टकरा गए, सो डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो टोटल करंट क्या होता है बच्चे, टोटल करंट जो मिलेगा आपको ओपन पीएन जंक्शन डायोड में, डेट इज 0। सो हमें पता है कि ओपन पीएन जंक्शन डायोड, ओपन का मतलब समझ रहे हैं, ओपन ओपन में चिल्ला रहा हूं, ओपन का मतलब क्या है, ओपन का मतलब है इसके अक्रॉस अभी बाइसिंग नहीं की गई है, दिस इज द मीनिंग ऑफ ओपन, है ना, बार बार से आपको समझ में आनी चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ओपन पीएन जंक्शन डायोड में करंट 0 होता है, क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। अब ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट यहां पर आपको समझ में आ गए। चलें भाई, तो अगला अब हमें जो बात समझनी है, वो बात समझनी है कि भाई अब करंट फ्लो कराना है तो क्या करना पड़ेगा। तो डायोड, जो डायोड होता है, यहां तक क्लियर है, ये बेसिक क्लियर हुआ। डायोड का जो हमारा सिंबल है, दैट इज द सिंबल ऑफ डायोड, दैट इज द सिंबल ऑफ डायोड, दैट इज पी रीजन और दैट इज एन रीजन, दिस इज पीएन जंक्शन डायोड, ये डायोड का सिंबल है। ठीक है, अब हम बात करें कि ये जो सिंबल में एरो बता रहा है, दिस एरो शो द फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम पी टू एन, डायोड में करंट जो फ्लो होता है ना, वो पी से एन की तरफ होता है, इसलिए एरो दिख रहा है आपको, ये एरो जो दिख रहा होगा, ये जो एरो दिख रहा है ना आपको, ये जो एरो है, कौन सा एरो है, ये वाला जो एरो है, ये आपको डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है, पी से एन की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है बच्चे, हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं कि डायोड में हमारा करंट जो फ्लो होगा फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज में क्या होगा। अब हम धीरे धीरे डायोड सर्किट में शिफ्ट हो रहे हैं। अभी मैंने आपको डायोड के बारे में बताया, डायोड की बेसिक आपको नॉलेज दे दी कि डायोड किस तरह से काम करता है। अब डायोड में ओपन है तो कोई करंट नहीं है, अब जब आप उसको फॉरवर्ड या रिवर्स में करोगे तो क्या करंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डायोड एज ए फॉरवर्ड वाइज, अब हम नए चीज समझते हैं और धीरे से हम सर्किट में शिफ्ट होने वाले हैं, है ना, डायोड सर्किट में शिफ्ट होने वाले। डायोड सर्किट कहां स्टार्ट होगा बताता हूं, सुनते चलें, बड़ा मजा आने वाला है आपको, इंटरेस्ट के साथ सब्जेक्ट को पढ़ें, क्योंकि जब तक बच्चे इंटरेस्ट नहीं आएगा, जब तक सब्जेक्ट यहां नहीं घुसेगा, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा तभी वो आपके दिमाग में घुसेगा, तभी वो लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में रहेगा। बच्चे बोलेंगे सर क्या चक्कर में पढ़े हो, क्यों लॉन्ग टाइम के लिए बोल रहे हो सर, पास हो जाए बस, एग्जाम निकल जाए हमारा और खत्म काम हो जाए। बच्चे आप सपोज जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो, सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेई, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एई, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एंड एनीथिंग, आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, अगर आप टेक्निकल फील्ड में जा रहे हो तो इन सब्जेक्ट से बच नहीं पाओगे, आपको कहीं ना कहीं इनकी जरूरत पड़ेगी ही। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि बस सर अभी हो जाए फिर मैं इनको पूरा दिमाग से निकाल दूंगा, कभी मैं भविष्य में इनको नहीं पढ़ूंगा, बच्चे पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आप नॉन टेक फील्ड में चले जाओ, सपोज आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, अभी कोई मतलब ही नहीं है वहां डायोड का क्या काम है बैंक में, है ना, आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अभी क्या करना है पुलिस वालों को ये डायोड पढ़ के। तो अगर आप अपनी फील्ड में जा रहे हो तो आपको भविष्य में भी ये सब्जेक्ट की जरूरत पड़ने वाली है। कंट्रोल सिस्टम,
अब आप अगर इंडस्ट्री में गए, टेक्निकल फील्ड में गए, तो इंडस्ट्री में आप देखोगे कंट्रोल सिस्टम, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब का यूज होता ही होता है। ये सब नहीं होगा डायोड क्या, पर बेसिक थ्योरी के बिना आप हाई लेवल की थ्योरी नहीं समझ सकते। अंडरस्टैंड? मैं आपको बोलूंगा कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करो, आप कंट्रोल सिस्टम, या मैं बोलूँ आपको डिजिटल सर्किट डिजाइन करो। अब डिजिटल सर्किट आप देखते हो, माइक्रो प्रोसेसर आप पढ़ते हो, डिजिटल सर्किट आप पढ़ते हो, वहां पर आप गेट्स यूज करते हो। गेट्स, लॉजिक गेट्स, क्या बहुत ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स? लॉजिक गेट्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट। कोई भी डिजिटल सर्किट बनाओगे उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है लॉजिक गेट्स। अब मैं आपको बता रहा हूं ये कहां यूज होने वाला है, ठीक है, सुनते चलना। अब आपने डिजिटल सर्किट बनाया, वो तो अभी की करंट सिचुएशन में आप बना ही रहे हो। अब डिजिटल सर्किट जब आप बनाते हो तो उसमें लॉजिक गेट्स होता है, और लॉजिक गेट्स किससे बनते हैं? डायोड, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर। तो अगर आपको लॉजिक गेट्स की वर्किंग समझना है तो आपको डायोड की वर्किंग समझना है, ट्रांजिस्टर की वर्किंग समझना है, जब वो सर्किट की तरह यूज होगा कैसे बिहेव करेगा वो समझना है। विदाउट उसके जाने आप सर्किट को एनालिसिस ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए बच्चे मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आप इस फील्ड में, कौन सी फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में आगे जाना चाहते हो, नॉट ओनली जॉब, जॉब तो मिल जाएगी बच्चे, अगर आप सही से ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो बच्चे, जॉब कोई नहीं रोक सकता। मैं पहले भी बोलता हूं और अब भी बोल रहा हूं, बोलता रहूंगा कि अगर पूरी ईमानदारी से मेहनत की गई है तो जॉब आपको जरूर मिलेगी। और इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि आप जिस जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सकता है आप जेई नहीं एई बन जाओ, एई नहीं और कोई बन जाओ, ठीक है। और नहीं तो अगर आपने पूरे मेहनत से ईमानदारी से पढ़ा है तो कुछ बेहतर आपका हो जाएगा, जो आपको लगेगा कि ठीक है यार, मेरे जो मेहनत की गई थी उसका मुझे फल मिला, है ना। इस बात का आप बिल्कुल याद रखना मेरी बात, कि अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो आपको उसका रिजल्ट, फल जरूर मिलेगा। हाँ जी भाई, तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट जरूरी कहाँ है। सब्जेक्ट आपके पूरे आगे आने वाले समय में टेक्निकल फील्ड में जरूरी है। कुछ बच्चे हो सकते हैं आगे गेट करके पीएचडी करने चले जाएं, तब तो बात ही अलग है, फिर तो इसके बिना कुछ होना ही नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो चलो आ जाओ अपने वापस आते हैं। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि पीएन जंक्शन डायोड दो वाइसिंग में यूज होता है, फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस। पीएन जंक्शन डायोड दो तरह से यूज करते हैं, फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस। अब हम पहला एग्जांपल लिखते हैं, पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड वाइस। डायोड इन फॉरवर्ड वाइस, ध्यान से सुने। फॉरवर्ड वाइस का मतलब क्या है, ध्यान से सुने, दिख रहा है बच्चे? फॉरवर्ड वाइस, डायोड कैन बी यूज इन फॉरवर्ड वाइस एंड रिवर्स वाइस। हम बात करेंगे फॉरवर्ड वाइस क्या होता है। हालांकि मैं ये आपको बता चुका हूं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, पर यहां पे मैं आपको बता रहा हूं जितना जरूरी है। हाँ जी, फॉरवर्ड वाइस मतलब कि सिंपल, जो पी साइड पर वोल्टेज है वो एन साइड के वोल्टेज से ज्यादा हो तो आपको पता पड़ जाएगा आपका डायोड फॉरवर्ड वाइस है। पी साइड पर वोल्टेज एन साइड पर वोल्टेज से ज्यादा है, देन योर डायोड इन फॉरवर्ड वाइस। सर होता क्या है फॉरवर्ड वाइस होता है तब? अपन ने पढ़ चुके हैं, पर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा। दिस इज द फॉरवर्ड वाइस। और डायोड रिवर्स वाइस कब होगा? रिवर्स वाइस क्या होगा? अब आपके दिमाग में बात चल रही है कि रिवर्स वाइस होगा तब क्या होगा, फॉरवर्ड वाइस होगा तब क्या होगा, बात करने वाले हैं। डायोड रिवर्स वाइस है तब क्या होगा, कैसे करने वाले हैं। रिवर्स वाइस का मतलब है जब पी साइड पर वोल्टेज, दिख रहा है बच्चे, दिख रहा है, वेरी गुड, दिख रहा है, बड़ा बढ़िया दिख रहा है, मजा आ रहा है। पी साइड पर वोल्टेज एन साइड पर वोल्टेज से कम है या बराबर भी है ना। आइडियली तो हम कम बोलते हैं, पर प्रैक्टिकली बराबर भी है तो भी काम होगा। दिस इज रिवर्स वाइस एंड दिस इज फॉरवर्ड वाइस। ए फॉरवर्ड वाइस है, ए रिवर्स वाइस है। अब हम पहला केस लेते हैं, डायोड इन फॉरवर्ड वाइस। डायोड इन फॉरवर्ड वाइस, भाई दिख रहा है ना। हाँ, कभी कभी क्या होता है कलर ऐसे यूज हो जाते हैं ना ब्लैक बोर्ड पे कि बच्चों को समझ में नहीं आता। आई थिंक ये बढ़िया है, इसलिए साथ साथ मैं मॉनिटर पे देखता चलता हूँ कि भाई प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, हाँ जी भाई, तो डायोड जब फॉरवर्ड वाइस में होता है कब क्या होता है, अब ध्यान से समझना है बच्चे, अब ध्यान से समझना है। देखे देखे,
पहले तो मैं आपको इसका एक वैसा सर्किट बता देता हूं। ये हमारा डायोड था, ध्यान से सुनते चलना है, ध्यान से सुनते चलना है, ठीक है। ये हमारे पड़ा हुआ है, इधर हमारे क्या है, एक्सेप्टर, इधर हमारा डोनर। ये डायोड अभी मैंने आपको बताया इस तरह का डायोड होता है। और फिर हमने क्या डिस्कस किया कि जंक्शन के आसपास क्या होते हैं, आयन होते हैं। ये डायोड अभी हमने बताया डिप्लीशन रीजन होता है, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया है, देखो आप, ये बनाया है, कहां बनाया है, ये बना बड़ा। अब यहां पर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, करंट फ्लो कराने के लिए आपको इसको फॉरवर्ड वाइज करना होगा, आपको इसको फॉरवर्ड वाइज करना होगा। फॉरवर्ड वाइज करने का मतलब क्या है, फॉरवर्ड वाइज करने का मतलब है, ये हमारा P है, आपको पता है ए एन है, P साइड पर वोल्टेज एन साइड पर वोल्टेज से ज्यादा देना होगा, तो हमारा डायोड फॉरवर्ड वाइज हो जाता है। दिस इज द फॉरवर्ड वोल्टेज भी बोल दें। और जब आप फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाएंगे, प्लीज लिसन केयरफुली, ध्यान से सुने, यहां पर करंट कौन रोक रहा है, यहां पर करंट मैंने बोला था कि जीरो हो रहा है, करंट ओपन पीएन जंक्शन डायोड में करंट जीरो है, हमें समझ में आ रहा है, ओपन पीएन जंक्शन डायोड में करंट जीरो है, तो करंट फ्लो होने से कौन रोक रहा था, वहां पर करंट किसने रोका, करंट रोका आपके डिप्लीशन रीजन ने। डिप्लीशन रीजन में जो हमारे चार्ज हैं एक वोल्टेज क्रिएट करते हैं जिसको हम बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। द वोल्टेज गिवन बाय द डिप्लीशन रीजन इज कॉल्ड द बैरियर पोटेंशियल। द पोटेंशियल और वोल्टेज गिवन बाय द डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन जो वोल्टेज बोलता है उसे हम बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। अब ये ड्यू टू दिस बैरियर पोटेंशियल करंट हमारा रुक जाता है। मेजरली उधर कौन सा फिनोमेना होता है, बैरियर पोटेंशियल टर्म होती है, वही हमारा फिनोमेना है ए, ठीक है। और हमारा करंट जीरो हो गया। अब आपको करंट फ्लो कराना है, तो करंट फ्लो कराने के लिए आपको यहां पर जो वोल्टेज देना है वो इधर जो वोल्टेज डिप्लीशन रीजन दे रहा है, बैरियर पोटेंशियल मिल रहा है, उससे ज्यादा देना होगा। वापस से बोल रहा हूं, ध्यान से सुने, यहां पर एक पोटेंशियल है जो कि करंट को रोक रहा है, बाहर से वोल्टेज उससे ज्यादा लगा दो तो सिंपल सी बात है इसका इफेक्ट घट जाएगा, इसका इफेक्ट बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो इन द फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन डायोड, व्हेन वी इंक्रीज द फॉरवर्ड वोल्टेज width of the depletion region is decrease. प्लीज लिसन केयरफुली, है ना। इसको मैं W बोल देता हूं, सपोज width of the depletion region क्या है, W। So when we increase V, what is the V? Forward wise voltage width of depletion region is decrease. Width of the depletion region is decrease. और जैसे जैसे विथ डिक्रीज होगी आपका करंट फ्लो होना लगेगा, और आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे वोल्टेज जो इधर अप्लाई हो रहा है V माइनस V, जो इधर इधर सपोज करो ये जो वोल्टेज दे रहा था, हमारी डिप्लीशन रीजन जो वोल्टेज दे रही थी, मैं उसे V कट गामा बोल देता हूं, तो V माइनस V गामा, ठीक है ना, जो आपका ये आ गया जंक्शन पोटेंशियल आप बोल सकते हो, ये जंक्शन पोटेंशियल हो गया। जंक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू V माइनस V गामा। V गामा क्या है, बैरियर पोटेंशियल, है ना। V गामा इज द बैरियर पोटेंशियल जो आपको किसके द्वारा मिल रहा है, डिप्लीशन रीजन के द्वारा मिल रहा है। तो जंक्शन पर जो पोटेंशियल आएगा नेट पोटेंशियल, एक पोटेंशियल ये है और एक जो इसने दे रखा है। अब जैसे जैसे आप V बढ़ा रहे हो विथ घटेगी, और V गामा इधर देखें इसका इफेक्ट कम होकर अल्टीमेटली जंक्शन पर पोटेंशियल बढ़ेगा, और आफ्टर सम टाइम इसका इफेक्ट आएगा और करंट विल स्टार्ट टू फ्लो। समझ में आ रहा है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, कि जैसे जैसे आप फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज बढ़ाओगे तो जंक्शन पर पोटेंशियल देख रहे हो, फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज बढ़ेगा तो ये V माइनस दिस, इज इट ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आप देखोगे कि आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे जंक्शन पर पोटेंशियल जो होगा
वो इसके इफेक्ट के कारण करंट फ्लो होने लगेगा। इज इट ओके? सिंपल समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये सिंपल सी बात है। नाउ नाउ करंट विल स्टार्ट टू फ्लो, करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो होना, है ना, करंट स्टार्ट टू फ्लो इन द फॉरवर्ड वाइस। इन द फॉरवर्ड वाइस आप देखेंगे कि डायोड किस तरह से प्रैक्टिकली वर्क करेगा, आइडियली वर्क करेगा। अब हम इसकी बात करने वाले हैं, इसको देखने वाले हैं, ध्यान से सुने, ठीक है ना बच्चे? हाँ जी। तो डायोड, दिस इज द डायोड। अब मैं एक छोटा सा सर्किट बना दूं, ये आपका डायोड है, सपोज ये डायोड लगे, देखें आप, धीरे से हम डायोड सर्किट में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये हमारा डायोड है और ये सर्किट में यूज हो रहा है, देखें, है ना। मैं एक सर्किट बना रहा हूं आपके लिए, ध्यान से देखें। नाउ you have to find now you have to find the current and voltage across the load। देख रहे हैं, डायोड सर्किट में शिफ्ट हो गए आप, डायोड को थ्योरी समझा, अब हम इस चीज को यहां पर रिलेट करने वाले हैं, ठीक है ना, इस चीज को यहां पर रिलेट करने वाले हैं। देखें, तो पहले आपको डायोड सर्किट को समझना है, तो आपको ये देखना होगा कि डायोड फॉरवर्ड वाइस में कैसे बिहेव करता है, आइडियल केस में और प्रैक्टिकल केस में। ध्यान से सुने, डायोड कैसे, आपको इस सर्किट के लिए करंट और वोल्टेज निकालना है, तो पहले आपको पता होगा डायोड आइडियल और प्रैक्टिकल केस में कैसे बिहेव करेगा। प्रैक्टिकल केस में तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी, प्रैक्टिकल केस में यहां पर एक वोल्टेज है, जब तक वो वोल्टेज इससे, ए वाला वोल्टेज उससे ज्यादा नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा प्रैक्टिकल केस में। और एक रेजिस्टेंस भी है यहां पर, ठीक है ना। तो अब मैं आपको अगली चीज, इस सर्किट में वापस से आता हूं, एक अगली चीज जो बता रहा हूं, दिख रहा है, दूसरे कलर का पेन ले लेते हैं। हाँ जी, हाँ, क्या लिख रहा हूं? इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड। डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा? इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड, प्लीज लिसन केयरफुली, ध्यान से सुने। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड, डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इक्विवेलेंट सर्किट में ध्यान से देखेंगे, प्रैक्टिकल केस में और आइडियल केस में, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द डायोड, ठीक है, ध्यान से सुनते चलना है। अभी पहला डाल देता हूं मैं, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल केस में दिस इज योर डायोड। प्रैक्टिकल केस में बात कर रहे हैं, ये हमारा एक डायोड है। अब प्रैक्टिकल केस में आप देखें, फॉरवर्ड वाइज की बात कर रहे हैं, तो आपने क्या देखा, डायोड, एक बैटरी वीडी, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है डायोड के अक्रॉस, और एक रेजिस्टेंस डायोड के अंदर मिल रहा है, फॉरवर्ड वाइज रेजिस्टेंस। इज इट ओके और नॉट? प्रैक्टिकल केस में वीडी बोले, वी कट इन वोल्टेज बोले, जो बोलना है बोले, परेशान नहीं होना है। वीडी, कहीं पर आप इसको देखेंगे वी कट इन वोल्टेज लिख दिया, तो क्या दिक्कत है, मैं इसको वी गामा लिख दूं, वी डी लिख दूं, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड, डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट प्रैक्टिकल केस में ए होगा। ए पी साइड है, ए एन साइड है, ए हमारा पी साइड है, एन साइड है, इसी तरह से होगा। व्हाट इज द आर एफ? आर एफ इज अ फॉरवर्ड वाइज डीसी रेजिस्टेंस, और डीसी रेजिस्टेंस और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ध्यान से सुने, हमें पता है, हमने ये थ्योरी पढ़ चुके हैं बच्चे, पढ़ चुके हैं हम। ये क्या पढ़ चुके हैं कि डायोड जब फॉरवर्ड वाइज में होता है तो हमें दो रेजिस्टेंस आते हैं, एक डीसी रेजिस्टेंस आता है, स्टैटिक रेजिस्टेंस, और जब हम फॉरवर्ड में ही एसी अप्लाई करते हैं तो दूसरा रेजिस्टेंस आता है, डेट इज कॉल्ड द डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायोड के अक्रॉस फॉरवर्ड वाइज में दो तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, स्टैटिक रेजिस्टेंस और डायनेमिक रेजिस्टेंस। इसकी थ्योरी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, अभी मैं आपको मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूं, और हम सर्किट में शिफ्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर आर एफ इज द डीसी रेजिस्टेंस और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। व्हाट इज द आर एफ? आर एफ इज अ डीसी रेजिस्टेंस और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। आर एफ is a DC resistance
और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। आर एफ इज अ डीसी रेजिस्टेंस और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, और वी कट इन वोल्टेज, वी गामा तो आपको पता ही है ना। जनरली सिलिकॉन के लिए आप 0.7 लेते हो, जर्मेनियम के लिए 0.3 लेते हो। व्हाट इज दिस वी गामा वी कट इन, यही वोल्टेज जो आपको जरूरी है, ठीक है ना। चले भाई, अब इसके साथ आप इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखते चलो साथ में, ठीक है। इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट ये है, और इधर मैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहा हूं। जिसको समझ में आ रहा है बढ़िया है, नहीं आ रहा है एक बार मैं वापस से समझा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड वाइस डायोड। फॉरवर्ड वाइस की बात कर रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड वाइस डायोड, ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल केस में लिख रहा हूं, फिर मैं आइडियल केस में लिखूंगा। तो फॉरवर्ड वाइस डायोड का वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह का होता है देखें जरा। दिस इज द वोल्टेज जो आप अप्लाई करो, दिस इज द करंट अक्रॉस द डायोड। नाउ current will flow like this, this is the is it okay or not, समझ में आया। so this is the practical diode circuit, equivalent circuit और practical VI characteristics। अब अगर यहां पर हम RF हटा दें, RF को जीरो कर दें तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, देखें जरा ध्यान से देखें। इफ RF इज इक्वल टू जीरो, अगर हमने RF को जीरो कर दिया तो क्या होगा, देखें ध्यान से देखें। इफ RF इज इक्वल टू जीरो, कभी कभी ऐसा होता है आपको RF नहीं दिया होता है क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, RF नहीं लेता हूं मैं, RF नहीं दिया तो नहीं लेते हैं, तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा। अरे भैया उसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या, अगर RF नहीं दिया है तो नहीं लो ना, क्या परेशानी है, केवल ये बन जाएगा। RF इज जीरो, और अगर RF जीरो है तो यहां पर कैसे इफेक्ट आएगा, किस पर, VI कैरेक्टरिस्टिक्स पर, वो देखना है आपको, ध्यान से सुनते चलना है बड़े बच्चे, बड़ा मजेदार चीज है। अगर आप सब्जेक्ट को मजे के साथ देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा। मैं क्या बताने जा रहा हूं कि जब हमारा RF जीरो है तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह की होगी वो हम बात कर रहे हैं। यहां पर आप देखें वोल्टेज चेंज होने के कारण करंट चेंज हो रहा था, और जब हमारा RF जीरो है then you will see the VI characteristics like this, this is the cut in voltage। so what you see here, आपने देखा कि प्रैक्टिकल के केस में डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट, प्रैक्टिकल केस में डायोड का VI कैरेक्टरिस्टिक, प्रैक्टिकल केस में डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट, RF जीरो है कोई बात नहीं, RF हटा दिया, और RF जब जीरो है तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नाउ व्हाट इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड एंड VI कैरेक्टरिस्टिक्स इन आइडियल केस, है ना। तो पहले हमने जो डाल रखी थी हेडिंग, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड वाइस, ठीक है। अब हम यही डालेंगे हेडिंग, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड एंड VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। और ये हम किस केस में पढ़ने वाले हैं, ये हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं किस में, ये हम पढ़ने वाले हैं आइडियल केस में, ये हम पढ़ रहे हैं आइडियल केस, ठीक है, आइडियल केस, इज इट ओके। तो ये हमारा डायोड है, ये हमारा डायोड है, आपको पता है। अब आइडियल केस में इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, देखें आइडियल केस में इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, बड़ा आसान सी बात है। आइडियल केस में इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, सिंपल सी बात है, जब डायोड आइडियल केस में है तो सिंपल इट वर्क एज ए स्विच, क्लोज स्विच, शॉर्ट सर्किट। इन आइडियल केस डायोड वर्क एज a close switch, क्लोज स्विच मतलब स्विच क्लोज है, ऐसा क्लोज बंद नहीं,
या क्लोज स्विच की जगह आप सोचे वर्क एज ए शॉर्ट सर्किट। कैसे वर्क करता है? शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करता है। क्लोज स्विच के जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्लोज स्विच मतलब सर स्विच बंद है, क्लोज मतलब स्विच, दिस इज क्लोज एंड दिस इज ओपन, so this is closed switch. Now how diode, what is the VI characteristics, what is the VI characteristics of the diode, what is the VI characteristics? This is the V and this is the I. What is the VI characteristics, what is the VI characteristics? कैसी VI characteristics होगी? सिंपल सी बात है, जैसे ही आप फॉरवर्ड वाइज में जाओगे करंट विल स्टार्ट टू फ्लो, करंट आपका स्टार्ट हो जाएगा फ्लो होना, करंट विल स्टार्ट टू फ्लो, है ना। यहां पर कोई भी आपको कट इन वोल्टेज की जरूरत नहीं है, करंट विल स्टार्ट टू फ्लो। ठीक है, सिंपल सी बात है। इज इट ओके? सो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड इन आइडियल केस, और प्रैक्टिकल केस में आपने देख लिया। आइडियल केस में सिंपल एक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, स्विच हो जाएगा। चलें भाई, अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि भाई इस क्वेश्चन के लिए आपको, इस क्वेश्चन के लिए क्या दिया गया है, आपको क्या निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करें इस क्वेश्चन के लिए, ये हमारा क्वेश्चन है, आपको आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज और करंट अक्रॉस द लोड निकालना है। अब आप सर्किट समझ रहे हैं, हाउ इट वर्क्स, डायोड कैसे वर्क करेगा। तो पहले तो आपको एक बात समझ में आ गई, डायोड फॉरवर्ड वाइस में। पहले हमेशा डायोड सर्किट को सॉल्व करते हुए पहले ये देखना है डायोड फॉरवर्ड में है कि रिवर्स में है। फॉरवर्ड वाइस में होने के लिए पी साइड पर वोल्टेज पॉजिटिव, एन साइड पर नेगेटिव है, तो अभी ये फॉरवर्ड वाइस में आपको दिख रहा है। ठीक है बच्चे, अब हम बात करते हैं कि यहां पर क्या करंट होगा। इक्विवेलेंट सर्किट बना लूं मैं डायोड प्रैक्टिकल केस में। आइडियल केस में है तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आइडियल केस में है तो फिर कोई बात ही नहीं है, आईएल हो जाएगा। तो इसका हम बात करें, ध्यान से देखें बच्चे, इसका हम देखें, देखते चलना बच्चे। क्या ये समझ में आया? डायोड सर्किट को सॉल्व करना है, मैं डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया प्रैक्टिकल केस में। आइडियल में भी बना दूंगा, अभी आइडियल में भी सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बच्चों जैसा खेल है ना, कोई बड़ा काम नहीं है, अरे बहुत बड़ी बात है। अब यहां पर आप क्या करंट नहीं निकाल सकते? इतना नेटवर्क, देखो बच्चे एक बात बता दूं आपको, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको नेटवर्क के बेसिक कंसेप्ट की जरूरत पड़ने वाली है, केवीएल, केसीएल, है ना, कभी कभी थोड़ा सा नोड एनालिसिस करना पड़ेगा, है ना, सुपरपोजिशन, सुपर नोड, थोड़ा बहुत केवीएल केसीएल मान लो आप ज्यादातर, है ना। ठीक है, तो आपको करंट निकालना आना चाहिए, हाउ टू फाइंड द करंट इन दिस सर्किट। ये अब क्वेश्चन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं है, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द नेटवर्क। ये नेटवर्क का क्वेश्चन है जिसमें आपको वोल्टेज दिया है, रजिस्टर दिया है, करंट निकालना है। सो सिंपल, हाउ टू फाइंड, यहां आप केवीएल लगा दें और आंसर आ जाएगा। यहां आप केवीएल लगा दें, आपका आंसर आ जाएगा। मैं लगा के दिखा दूं क्या? एक बार केवीएल लगाएं, आंसर आ जाएगा। सिंपल, देखें केवीएल आप कैसे भी स्टार्ट कर दो, जहां से स्टार्ट करना है यहां से स्टार्ट कर दो। केवीएल क्या है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है? इन आ लूप, किसी भी लूप में टोटल वोल्टेज जीरो होता है, दिस इज द केवीएल। तो आप इस लूप में आ जाओ। इस लूप में आप क्या है, पहले आप आए, मैं यहां लिख दूं माइनस भी प्लस वी गामा प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, आई एल इंटू आर एफ प्लस आई एल इंटू आर एफ प्लस आई एल इंटू आर एल प्लस आई एल इंटू आर एल इक्वल टू जीरो। तो दिस इज द टोटल वोल्टेज अक्रॉस दिस इज जीरो। अब भैया इसमें से आई एल नहीं निकाल पाओगे क्या? निकाल लेंगे सर, इतनी कौन सी बड़ी बात है। आई एल इज इक्वल टू, अगर आप यहां से निकालोगे, V माइनस वी गामा अपॉन आर एफ प्लस आर एल। तो दिस इज द आई एल, लोड करंट इन द सर्किट। अब इस सर्किट में अगर आर एफ नहीं है, सपोज अगर इस सर्किट में आर एफ को उन्होंने जीरो माना है, तो आर एफ को हटा देना, यहां पर आर एफ हट जाएगा।
क्या परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब इस सर्किट में VL निकालना है, लोड वोल्टेज निकालना है। लोड वोल्टेज क्या है भैया, जब IL आ गया तो VL कौन सी बड़ी बात है सर जी, V इज इक्वल टू IL इंटू RL। IL निकाल चुके हो, इसमें RL का मल्टीप्लाई कर दो, आपका VL आ जाएगा। क्वेश्चन आते हैं बच्चे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही छोटा क्वेश्चन समझाया मैंने, पर आपको कंसेप्ट यहीं से समझना होगा डायोड सर्किट का। डायोड सर्किट एक्चुअली वर्क कैसे करता है फॉरवर्ड वाइज में, प्रैक्टिकल। आइडियल तो बच्चे जैसा खेले बता देता हूं। तो इज इट ओके, समझ में आया कैसे काम हुआ? प्रैक्टिकल केस में करंट और वोल्टेज मैंने निकाल के दिखा दिया। अभी कोई बोले सर नहीं आइडियल में बताओ, सर कैसे करोगे आइडियल में? ठीक है, तो उसी सर्किट को मैं यहां पर आइडियल केस में बता दूं। ये हमारा सर्किट है, ये हमारा सर्किट था यहां पर, ठीक है, वहां जगह नहीं थी इसलिए मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, अब इन द आइडियल केस डायोड को अगर मैं इक्विवेलेंट आइडियल की बात करूं तो डायोड कैसे वर्क करता है आइडियल केस में, शॉर्ट सर्किट की तरह। तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट कैसा हो जाए आइडियल केस में, बच्चे ध्यान देना जरा, दिस इज योर आइडियल केस। सर्किट जो है आइडियल केस में इस तरह से होगा। किसी को कोई आपत्ति विपत्ति उत्पत्ति दिक्कत परेशानी कि सर ये क्या कर दिया आपने, क्या मैजिक कर दिया, क्या जादू कर दिया? भैया कोई जादू नहीं है, टाइम पास हो रहा है। क्या टाइम पास हो रहा है? शॉर्ट सर्किट कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है। डायोड को हटा के मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया है चिल्ला चिल्ला के कि डायोड इक्विवेलेंट सर्किट शॉर्ट सर्किट होता है आइडियल केस में, और आपको आइडियल केस में इसका करंट वोल्टेज निकालना है। हटा दिया डायोड को, कोई दिक्कत नहीं है। आई भैया आई क्या होगा, अभी निकाल पाओगे? छोटा सा KVL लगाना है बस, है ना। IL इज इक्वल टू V अपॉन RL। IL निकल आया और VL आ जाएगा। VL क्या होता है, V इज इक्वल टू IL में RL का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें IL RL कर दो, तो जो IL आप निकाल चुके हो, है ना, वो उसमें आ जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरा का पूरा वोल्टेज लोड पर मिलने वाला है। क्यों क्यों सर, ये क्या लिखा है आपने, V अपॉन RL इंटू RL, तो RL से RL चला गया, VL इज इक्वल टू V। तो यहां पर आप देख रहे हो ये पूरा वोल्टेज लोड पर मिलेगा, क्योंकि वोल्टेज कहीं ड्रॉप ही नहीं हो रहा है ना। सो दिस इज द सिंपल थिंग। तो आई थिंक आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी कि जब हमारा डायोड फॉरवर्ड वाइस में है तो हम किस तरह से काम करते हैं। अभी मैं इसमें और एक ट्विस्ट डालने वाला हूं, इसमें हम AC और लगाते हैं। अभी आप देखें ये DC लगा हुआ, AC लगाएंगे तब कैसे सर्किट काम करेगा बताऊंगा मैं। उसके पहले मैं डायोड एज ए रिवर्स वाइस और समझा दूं, फिर अपन उस पर आते हैं। तो आई थिंक आपको डायोड फॉरवर्ड वाइस में कैसे सर्किट की तरह काम कर रहा है छोटा सा समझ में आया होगा। छोटा, अभी तो बहुत विशाल पढ़ना है, हमें डायोड बहुत विशाल पढ़ना है। अभी छोटा सा आपको बात समझ में आ गई होगी। चलें भाई, अगला टॉपिक जो है, अगला टॉपिक नहीं अगली हेडिंग जो है, दैट इज डायोड इन रिवर्स वाइस। जैसे हमने डायोड को अभी हमने पढ़ा था क्या, डायोड इन फॉरवर्ड वाइस। नाउ लाइक वी विल सी डायोड इन रिवर्स वाइस। क्या है डायोड हमारा रिवर्स वाइस में कैसे है। ठीक है, हेडिंग डालते हैं, डायोड इन रिवर्स वाइस, है ना, डायोड इन रिवर्स वाइस। तो रिवर्स वाइस में हमारा डायोड क्या होता है आपको फटाफट में बना के दिखा दूं। एक तो वैसे ही बता देता हूं, ये हमारा डायोड इस तरह से दिखाता हूं ना मैं, जो अपन ने पढ़ा है। डोनर एटम एंड एक्सेप्टर एटम मैं आपको बता चुका हूं। और यहां पर आपको पता है, यहां पर जंक्शन के पास क्या आ जाएगा भैया, जंक्शन के पास हमारे आयन मिलेंगे, जंक्शन के पास आयन मिलेंगे। सो दिस इज द डायोड। नाउ यू आर कनेक्टिंग दिस इन रिवर्स वाइस। हाउ वी कनेक्ट द रिवर्स वाइस, सिंपली कैसे कनेक्ट करते हो आप रिवर्स वाइस को, रिवर्स वाइस को कनेक्ट कैसे करते हो,
रिवर्स वाइज कनेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, पी साइड, दिस इज पी एंड दिस इज एन, पी साइड को नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एन साइड, दिस इज रिवर्स वाइसिंग एंड रिवर्स वोल्टेज इज वी आर, रिवर्स वोल्टेज इज वी आर, ठीक है, रिवर्स वोल्टेज ए है, ठीक है। तो अब जंक्शन पर वोल्टेज, इसके बढ़ने से जंक्शन पर वोल्टेज बढ़ेगा, और हम बोले कि हमारा डिप्लीशन रीजन, व्हेन रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज विथ ऑफ डिप्लीशन रीजन इज इंक्रीज, सो जंक्शन पोटेंशियल दैट इज जो पहले पोटेंशियल था ऑलरेडी, और वी आर विल ऑल्सो इंक्रीज। समझ में आ रहा है, वी आर इंक्रीज करेगा, रिवर्स वाइज वोल्टेज बढ़ेगा, तो डिप्लीशन रीजन की विथ बढ़ेगी। बता चुका हूं मैं, अच्छी तरह से समझा चुका हूं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों बढ़ेगी, पढ़ लेना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी तो बस इतनी सी बात बता रहा हूं कि बढ़ेगी, और विथ बढ़ेगी तो ये जंक्शन पर पोटेंशियल ए वोल्टेज प्लस जो ऑलरेडी यहां पर बैरियर पोटेंशियल दोनों बढ़ेंगे, और इसके बढ़ने के कारण जो हमारा डिफ्यूजन करंट था वो ऑलमोस्ट जीरो होगा। यहां पर जो करंट फ्लो होता है, यहां लिख रहा हूं, ठीक है, इन रिवर्स वाइज जो करंट फ्लो होता है, करंट इज फ्लो ड्यू टू ड्रिफ्ट फिनोमेना, ड्यू टू ड्रिफ्ट। हमें पता है रिवर्स वाइज में डिफ्यूजन नहीं होता है, डिफ्यूजन नहीं होता है, ड्रिफ्ट फिनोमेना आता है, और जो करंट फ्लो होता है वो ड्रिफ्ट करंट होता है। करंट इज फ्लो ड्यू टू ड्रिफ्ट एंड इट इज कॉल्ड a drift current, it is a drift current, and also called reverse saturation current, also called reverse saturation current, है ना। और आपको ये सब बता रहा हूं, एंड रिवर्स करंट को आईओ से बताते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट को आईओ से बताते हैं, आईओ। आईओ किस पर डिपेंड करता है, फॉरवर्ड, आईओ रिवर्स सैचुरेशन करंट मेजॉरिटी चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, माइनॉरिटी चार्ज पर डिपेंड करता है। आईओ किस पर डिपेंड करता है, रिवर्स करंट, आईओ मेजॉरिटी चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। आईओ जो होता है, जो करंट फ्लो होगा, इसकी डायरेक्शन उससे अपोजिट होगी, ये पी से एन नहीं, एन से पी फ्लो करता है। आईओ डिपेंड्स, किस पर डिपेंड करता है, आईओ डिपेंड्स ऑन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर, है ना। और ये हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डबल होने, टेम्परेचर 10 टाइम्स बढ़ने के साथ, 10 डिग्री बढ़ने के साथ ये डबल हो जाता है। आईओ डिपेंड्स ऑन द माइनॉरिटी चार्ज, आईओ माइनॉरिटी चार्ज पर डिपेंड करता है, और आईओ डबल विथ इंक्रीज इन 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है। ये सभी चीजें हम पढ़ चुके हैं, पर यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसलिए क्योंकि जरूरत पड़ेगी आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। मैंने इसका सभी का अंदर तक बताया है ऐसा क्यों होता है, यहां पर बस मैंने पॉइंट लिखे हैं, वहां पर बताया है क्यों होता है ऐसा, क्यों आईओ माइनॉरिटी पर डिपेंड करता है, क्यों आईओ टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है बच्चे। तो सिंपल सी बात है, ये आप जिस तरह से हमने फॉरवर्ड वाइज में बात की थी, किस तरह से क्या होता है, इसी तरह हम रिवर्स वाइज में बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं, इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे हम प्रैक्टिकल केस में और आइडियल केस में, और फिर हम सर ये जो क्वेश्चन किया था उसको भी सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल और आइडियल में। चलें भाई, तो अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट जो होता है रिवर्स वाइज में, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड, डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट, और यहां पर VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। और ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ये हम कौन सी वाइसिंग में बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं रिवर्स वाइसिंग में, ठीक है बच्चे, रिवर्स वाइसिंग में। तो डायोड हमारा क्या है, ये हमारा डायोड है, ये डायोड है।
ए डायोड है, ए हमारा पी है, ए एन है। तो बच्चे रिवर्स वाइस में आपको बता दूं, रिवर्स वाइस में बहुत कम करंट फ्लो होता है, क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो इक्विवेलेंट सर्किट में आपको एक रजिस्टर दिखेगा केवल, डेट इज आर, और आर इन मेगा ओम। ये कौन सी रेंज में है? मेगा ओम की रेंज में है। तो कुछ भी नहीं है, आपको रिवर्स वाइस में ये आर मेगा ओम का देंगे। अगर ये दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना? सो दिस इज द रिवर्स वाइसिंग इक्विवेलेंट सर्किट। आइडियल, ये कौन से केस में कर रहे हो? इक्विवेलेंट डायोड, रिवर्स वाइस और प्रैक्टिकल। ये हम प्रैक्टिकल एनालिसिस, अभी हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। प्रैक्टिकल और लिख दूं, प्रैक्टिकल, आइडियल नहीं है। रिवर्स वाइस प्रैक्टिकल केस में देख रहे हैं। ठीक है, डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट, डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट। अब हम बात करें, डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट है, ये आ गया। अब हम बात करें वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है रिवर्स वाइस में? वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? दैट इज योर रिवर्स वोल्टेज एंड दिस इज द करंट। तो इन द रिवर्स वाइस बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो होता है, जिसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। जिसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। ये हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पर डिपेंड है, टेम्परेचर पर डिपेंड है। बहुत ही स्मॉल करंट है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। बट हमने ब्रेकडाउन पढ़ रखा है, हमने ब्रेकडाउन पढ़ रखा है ना? एवलांची ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाया था, यहां नहीं बताने वाला हूं मैं, वहां जाके देख लो। तो आपको पता है रिवर्स वाइज जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे एक समय बाद ब्रेकडाउन आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड इन रिवर्स वाइज प्रैक्टिकल केस में, और दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट। नाउ इन आइडियल केस, यहीं पर बता देता हूं, आइडियल केस यहीं बता देता हूं। रिवर्स वाइज ही आइडियल केस की बात हो रही है। आइडियल केस में क्या है? ठीक है, आइडियल केस में क्या है? इन द आइडियल केस हाउ दिस डायोड बिहेव? in the ideal case diode behave as a open circuit. Diode work as a open circuit. डायोड एक ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा। आइडियल केस में मानते हैं कि डायोड ओपन हो जाएगा, कोई करंट वहां पर आप देखेंगे जहां डायोड लगा है वो ओपन हो जाएगा। और व्हाट इज द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स? वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? दिस इज द रिवर्स वोल्टेज, दिस इज, एंड इन दिस केस जब डायोड हमारा क्या हो गया? आइडियल में ओपन हो गया, तो कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा, तो जीरो करंट विल फ्लो, जीरो करंट विल। इज इट ओके और नॉट? क्या ये बात समझ में आई? डायोड जीरो करंट हो रहा है, ये समझ में आया है ना? सिंपल सी बात है, इस तरह से बिहेव करेगा। और क्या बोला मैंने? जीरो करंट विल फ्लो। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये तो हमारी बात हुई जब हमारा डायोड हमारा इस तरह का है। तो अब हम, अगर वो कोई बोले कि सर वो सर्किट तो बता दो, सर्किट कैसे बात करेगा, रिवर्स वाइस में कैसे होगा? तो अगर हमारा ये डायोड है और इसको मैं रिवर्स वोल्टेज लगा रहा हूं, तो यहां पर RL है। ठीक है, अब यहां पर IL निकालना है और VL निकालना है। तो ये हमारा देख रहे हो आप, रिवर्स वाइस हो गया, ये माइनस कनेक्टेड है, तो डायोड इन रिवर्स वाइस। डायोड रिवर्स वाइस में है बच्चे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हियर इफ यू कंपेयर दिस सर्किट टू द दिस सर्किट, इस सर्किट और उस सर्किट में अंतर बता सकता है कोई? यहां पर आपका पॉजिटिव ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू दिस लाइक दिस, और इन द गिवन नेगेटिव इज कनेक्टेड, this is a negative part and positive part. ठीक है, negative and like this. So here diode in reverse wise. तो आइडियल और प्रैक्टिकल केस में क्या बन जाएगा सर? इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, प्रैक्टिकल केस में जो इक्विवेलेंट सर्किट आ जाएगा, वहां पर एक रेजिस्टेंस आ जाएगा हाई वैल्यू का, और कुछ भी नहीं आएगा, और सिंपल RL आ गया। दिस इज द हाई वैल्यू रजिस्टर, माइनस प्लस,
और यहां पर जो करंट फ्लो होगा IL। व्हाट इज द IL? IL इज इक्वल टू, अब IL आप फ्लो करेंगे इस डायरेक्शन में, IL देखें, IL ने क्या बोला, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। रिवर्स वाइस में करंट जो है वो N से P की तरफ फ्लो होता है, ठीक है। रिवर्स वाइस में करंट N से P की तरफ फ्लो होगा, तो आप करंट निकालेंगे I बराबर V अपॉन R प्लस RL। और ये बहुत वैल्यू ज्यादा है, R की वैल्यू बहुत ज्यादा है, मेगा ओम में है, तो ये करंट बहुत कम होगा। और अगर हम आइडियल केस की बात करें, आइडियल केस की बात करें, तो आइडियल केस में बताओ डायोड कैसे बिहेव करता है। इन द आइडियल केस हमें पता है ए डायोड हमारा ओपन हो जाएगा, ये हमारा सर्किट है। So what will be the current? What will be the current when diode is open? Load is zero, voltage is zero. ठीक है? Is it clear? Is it clear? So this is the equivalent circuit and थोड़ा सा हमने एनालिसिस किया कि कैसे हमारा वोल्टेज और करंट निकलता है। बिल्कुल बेसिक एनालिसिस किया। अभी हमने इसमें कोई भी ज्यादा डेप्थ में नहीं गए, केवल आपको इतना बताया कि डायोड जब हमारा सर्किट में लगा है तो किस तरह से फॉरवर्ड और रिवर्स में वो वर्क करने वाला एक छोटा सा सर्किट आपको मैंने बताया, छोटा सा सर्किट आपको बताया। अब अगर मैं एसी भी लगा दूं, अब जरा सा अगर ध्यान दें, है ना, एसी समझने के पहले हम एसी, अब मैं एक आपको क्वेश्चन बता रहा हूं कि डायोड के अक्रॉस हमारा एसी और डीसी दोनों है, तब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये समझते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के पहले एक डायनेमिक रेजिस्टेंस आपको देखना होगा। डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है? आर बराबर, डायनेमिक रेजिस्टेंस की थ्योरी थोड़ा सा देखना होगी, ठीक है। जैसे डायनेमिक रेजिस्टेंस और डायनेमिक कंडक्टेंस, आर बराबर, दिस इज द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। सुनते चलना है ध्यान से, डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। ध्यान से सुनना है बच्चे। पहले मैं आपको एक बात बता चुका हूं, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, अभी हम बात करने वाले हैं। हम अब डायोड के अक्रॉस आपको ये इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, देखें ध्यान से देखें। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा हम ये इतनी जद्दोजहद, इतनी माथापच्ची क्यों कर रहे हैं। समझते चलना, बड़े प्रेम से समझना है, इंटरेस्ट के साथ समझना है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो बताएं, अदरवाइज बस मन लगा के सुने। ठीक है। सो दिस इज द करंट एंड दिस इज द वोल्टेज। तो आपको IDC, IAC, और VDC, VAC निकालना है। अब यहां पर आपको मैंने अभी क्या बताया था, और VD डायोड के अक्रॉस वोल्टेज आपको गिवन है 0.7 वोल्ट गिवन है, VD इक्वल टू 0.7 इज गिवन। नाउ द क्वेश्चन, डायोड सर्किट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए बच्चे, ठीक है। डायोड सर्किट के क्वेश्चन थ्योरी से समझने के साथ साथ इसको प्रैक्टिकल आप क्वेश्चन को समझेंगे तो ज्यादा आपको मजा आने वाला है। थ्योरी जितनी जरूरत थी मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। थ्योरी हमने डिस्कस कर ली, अब उस थ्योरी का एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं कि भाई इस सर्किट को सॉल्व कैसे करेंगे। इस सर्किट में आपको एसी सोर्स भी दिख रहा है, डीसी तो है। अगर डीसी अकेला होता तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। डीसी अकेला होता तो अभी हम सॉल्व कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। इस तरह से सॉल्व हो जाता, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से ये आइडियल केस में है। और अगर हम प्रैक्टिकल केस में बात करें तो हमारा कहां गया भाई, कहां गया, इस तरह से सॉल्व हो जाता। ये डायोड है, V दिया हुआ है, I निकल आएगा, V की माइनस दिस, इधर V की वैल्यू रख दो, V की वैल्यू वहां 5 दी गई है, RL की वैल्यू 4.3 दी गई है, और VD की वैल्यू
0.7 दी गई है, सबकी वैल्यू रख दो, IL निकल आएगा कि नहीं निकल आया? गिवन क्वेश्चन में अगर डीसी अकेला होता तो यही क्वेश्चन है कि नहीं है भैया, उसमें केवल 5 वोल्ट यहां लिखा है, 4.3 के यहां लिखा है और इसकी वैल्यू दी गई है, केवल वैल्यू रखना है। आरएफ नहीं दिया है तो आरएफ को हटा देंगे। तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई अंतर है? अगर केवल डीसी हो तो इसको मान भूल जाओ, डीसी है तो कोई अंतर नहीं है, आप निकाल लोगे। अब एसी आ गया तब क्या करोगे सर, तब कैसे सॉल्व करोगे, समझते हैं। एसी समझने के पहले आप थोड़ी सी एक थ्योरी समझना पड़ेगी, डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड की एक थोड़ी सी थ्योरी समझना पड़ेगी। पहले मैं आपको बता चुका हूं डायनेमिक रेजिस्टेंस कब आता है, जब आपका डायोड फॉरवर्ड वाइस में है एंड यू आर अप्लाइंग द एसी। डायनेमिक रेजिस्टेंस कब आता है? डायनेमिक रेजिस्टेंस आता कब है, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, when diode in forward wise and AC alternating current, not a DC, and AC is applied, then the resistance across the diode is a dynamic resistance, change in voltage upon change in current। डायनेमिक रेजिस्टेंस डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, निकलना मैं आपको देखो निकलेगा कैसे। डायोड के अक्रॉस करंट क्या होता है? I बराबर I नॉट ई टू दी पावर V अपॉन ईटा VT माइनस 1। और फॉरवर्ड वाइज के केस में आपको पता है ए -1 को आप कंसीडर नहीं करो, क्योंकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ए जो वैल्यू होती है बहुत ज्यादा होती है। तो ए आपको व्हाट इज दिस, this is the current across the diode in forward wise। पता है आपको इक्वेशन, पता है? नहीं पता है तो याद कर लें, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन में V क्या है, व्हाट इज द V? V आपने जो वोल्टेज लगाया है डायोड के अक्रॉस, जो फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज लगा रहे हो ना, डायोड के अक्रॉस जो आप फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज लगा रहे हो, दैट इज द V, है ना। जो डायोड के अक्रॉस आप फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज लगा रहे हो, ए हमारा भी है, ए वाला वोल्टेज भी है, ए वाला वोल्टेज भी है, ठीक है, ए वाला वोल्टेज भी है। सो दैट इज फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज डायोड के अक्रॉस जो लगा रहे हो, ठीक है। V इज द फॉरवर्ड वोल्टेज, और रिवर्स वाइज में तो रिवर्स वोल्टेज आ जाएगा। व्हाट इज द ईटा? I इज द फॉरवर्ड करंट, I इज द फॉरवर्ड करंट, करंट और वोल्टेज है। व्हाट इज द ईटा? रिकॉम्बिनेशन फैक्टर, इसकी वैल्यू 1 होती है जर्मेनियम के लिए, 2 होती है सिलिकॉन के लिए जब स्मॉल करंट हो, और इसकी वैल्यू सिलिकॉन के लिए ही 1 हो जाएगी कब? जब लार्ज करंट हो। ईटा। व्हाट इज द VT? VT क्या है? VT क्या है? VT इज द टेम्परेचर इक्विवेलेंट टू द वोल्टेज, टेम्परेचर इक्विवेलेंट टू द वोल्टेज, इसकी वैल्यू क्या होती है? VT अपॉन KT। VT की वैल्यू क्या होती है? VT की वैल्यू है ना V इंटू T अपॉन KT, है ना। ठीक है, T अपॉन 11,600 शॉर्ट में लिख दो आप डायरेक्टली, ठीक है, सिंपल सी बात है, शॉर्ट में आप लिख दो इसे। क्योंकि हम इसकी बात करें तो सिंपल सी बात है, जो टेम्परेचर इक्विवेलेंट टू वोल्टेज होता है T अपॉन 11,600, है ना, T अपॉन KT/Q, सिंपल सी बात है। VT इज इक्वल टू KT/Q से निकाला है KT अपॉन Q, T अपॉन 11,600, है ना, T अपॉन 11,600, दिस इज द टेम्परेचर इक्विवेलेंट टू द वोल्टेज। तो ये सब हमारा IO, व्हाट इज द IO? IO इज द रिवर्स करंट, रिवर्स करंट। अगर आपने रिवर्स करंट इसको देखें तो जो करंट आएगा डेट इज IO, है ना, रिवर्स सैचुरेशन करंट, है ना, रिवर्स करंट और रिवर्स सैचुरेशन करंट। हाँ जी, तो ये तो केवल इस इक्वेशन का क्या क्या है वो लिख दिया मैंने। अब हमें निकालना डायनेमिक रेजिस्टेंस के बारे में है। डायनेमिक रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस होता क्या है इसको ध्यान से देखते हैं।
देखें, डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, ध्यान से समझे, डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड की बात कर रहे हैं। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड dV अपॉन DI है। ए, इसको आप V के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके अपॉन में लिख दो तो डायनेमिक रेजिस्टेंस आ जाएगा। और डायनेमिक कंडक्टेंस G इज इक्वल टू DI अपॉन DV 1 अपॉन R, दैट इज डायनेमिक कंडक्टेंस। डायनेमिक कंडक्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस एक दूसरे का अपोजिट है। तो डायनेमिक कंडक्टेंस DI अपॉन DV, डायनेमिक रेजिस्टेंस DV अपॉन DI। तो इस इक्वेशन को V के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो आपको डायनेमिक रेजिस्टेंस मिल जाएगा DV अपॉन DI करके, अपोजिट करके। ठीक है, तो हमें डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालना है। जरा डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालना है, फटाफट निकाल देना। एक इक्वेशन I बराबर I नॉट e टू द पावर V अपॉन ईटा VT, this is the equation. Now differentiate the equation with respect to V. ये क्या है? ये हमारा डायनेमिक कंडक्टेंस है ना, और 1 अपॉन R है। ये तो समझ में आ रहा है। इसको इसके रिस्पेक्ट में कर दो, V के रिस्पेक्ट में। तो V के रिस्पेक्ट में आप करोगे तो क्या आपको पता है किस तरह से होता है? ये अपॉन ईटा VT आ जाएगा। E की पावर जो है अपॉन में आ गई, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। और ये ऊपर का जो लिखा हुआ है, जो हमारा ऊपर का पार्ट लिखा हुआ है, डेट इज इक्वल टू आई, इसके बराबर ही तो है ये देखो आप, ये जो है ये यही तो लिखा है। तो आई अपॉन ईटा VT, दिस इज योर डायनेमिक कंडक्टेंस। एंड व्हाट इज द डायनेमिक रेजिस्टेंस? इसका उल्टा, ईटा VT अपॉन आई। व्हाट इज द आई? आई जो है आपका यहां पर करंट है, दिस इज द करंट। आपका फॉरवर्ड वाइस में जो करंट है, जो आपका यहां पर DC करंट आता है। व्हाट इज द आई? आई इज द DC करंट। आई इज द DC करंट। इज इट ओके? व्हाट इज द आई? आई इज द DC करंट। आई DC करंट है और ईटा की वैल्यू बता ही चुका हूं, VT आपको पता है। और VT आप ले लिया करो ऑलमोस्ट 26 मिलीवोल्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू इतनी होती है, टू बी एग्जैक्ट तो इसकी 25.4 मिलीवोल्ट होती है, पर 26 ले लिया करो आप। तो VT टेम्परेचर इक्विवेलेंट टू वोल्टेज। तो दिस इज द डायनेमिक रेजिस्टेंस, अभी यूज होने वाला है क्वेश्चन में। तो आपको बस मैंने बता दिया कैसे यूज होगा। व्हाट इज द आई? आई इज द DC करंट। आई हमारा क्या है? DC करंट है। ठीक है, और हमें जो DC करंट है वो जरूरत पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए। हम बात करते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको DC करंट निकालना पड़ेगा। DC करंट का मतलब क्या है अभी आपको समझ में आ रहा होगा, बात करते हैं। हाँ जी, तो अब अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। कहां गया क्वेश्चन? कहां गया भाई? हाँ जी, ये है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, चलो थोड़ा सा वो पी लूं, जरा जल पी लेते हैं। काफी देर से बोल रहे हैं तो एनर्जी डाउन है। हाँ जी भाई। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड IDC, IAC। यहां पर जो करंट है वो DC के लिए निकालना है, AC के लिए निकालना है। ए वोल्टेज DC के लिए निकालना है, AC के लिए निकालना है। अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं पहले DC एनालिसिस करता हूं। DC एनालिसिस का मतलब है आप AC में जो भी दिया गया है AC को जीरो रख रहे हो। AC जीरो मतलब क्या क्या है? अगर आपके पास वोल्टेज सोर्स है AC का, प्लीज लिसन केयरफुली, उसको शॉर्ट सर्किट कर दें। और अगर करंट सोर्स है AC का तो उसको क्या कर दें? ओपन सर्किट कर दें। क्या समझ में आया? जब भी आप DC एनालिसिस करते हैं तो AC सोर्सेस को
जीरो कर देते हैं। जीरो करने का मतलब है वोल्टेज सोर्स शॉर्ट, करंट सोर्स ओपन। प्लीज लिसन केयरफुली। और जब आप एसी एनालिसिस करोगे तो डीसी को जीरो करोगे। डीसी को जीरो करने का मतलब क्या है? वोल्टेज सोर्स है तो उसे शॉर्ट करेंगे, करंट सोर्स है तो ओपन करेंगे। इसके पीछे भी लॉजिक है। वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स में क्या होता है? जीरो, और करंट सोर्स में आइडियल केस में होता है इन्फिनिटी। ठीक है, अपन वो बात लगा के चले। तो अब हम डीसी एनालिसिस कर रहे हैं तो एसी को जीरो करेंगे, जो भी एसी है इसको जीरो कर देंगे। तो रिजल्टेंट जो सर्किट बचेगा, दिस विल योर रिजल्टेंट सर्किट आफ्टर एसी को जीरो करने के बाद। तो अब आपको कोई दिक्कत परेशानी तो बिल्कुल भी नहीं है इस सर्किट में। तो आप देखें, आपको सब कुछ पता है कैसे सॉल्व करना है। दिस इज योर करंट, और यहां पर 5 है। ये अब एक जो करंट होगा, ये जो करंट होगा, ये कौन सा करंट होगा? ये जो करंट आप निकालने वाले हो, दिस इज द डीसी करंट, क्योंकि आपने एसी को तो जीरो कर दिया। एसी को तो जीरो कर दिया, तो ये डीसी करंट होगा। VD आपको दिया हुआ है, व्हाट इज द VD? इज द 0.7। तो डायोड की जगह मैं क्या कर दूं? डायोड की जगह VD लगा दूं। डायोड की जगह VD लगा दूं तो किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो पहले मैंने डायोड दिखा दिया, अब इक्विवेलेंट सर्किट के लिए मैं डायोड को हटा के यहां पर एक VD लगा देता हूं। डायोड को एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर देता हूं। RF नहीं दिया गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, RF को नहीं ले रहा हूं। दिया होता तो ले लेता, नहीं दिया है तो नहीं ले रहा हूं। तो किसी को कोई दिक्कत? अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरह का क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो डीसी एनालिसिस कर रहे हो, एसी को जीरो कर दिया। जीरो करने का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट, करंट सोर्स को ओपन। ठीक है बच्चे? हाँ जी, आ जाओ। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो, अब इस क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना है, आईडीसी निकालना है। बच्चों जैसा खेल है, आईडीसी, डीसी करंट। आईडीसी मतलब डीसी करंट। अगेन वी अप्लाई द केवीएल। तो व्हाट इज द केवीएल? 5 माइनस 0.7 अपॉन RL 4.3 के। समझ में आया बच्चे? ये कैसे कर दिया? क्या जादू कर दिया? भैया कोई जादू नहीं है। V माइनस VD अपॉन RL, ये लिखा रखा है फॉर्मूला। फॉर्मूला कुछ नहीं है, रटना थोड़ी है। V माइनस VD, दिस इज V गामा अपॉन RL। RF नहीं है तो नहीं है, तो I ऐसे ही तो निकालते हैं। अभी आप उसमें KVL लगाओ, KVL लगा के, यही तो है ना? तो ये इतना ज्यादा बच्चों जैसा नहीं करना है हमेशा अपन को, है ना? इतना नेटवर्क पे कमांड होनी चाहिए कि यहाँ पे वोल्टेज है तो V माइनस V गामा, ये अपोजिट लगे हुए हैं, अपॉन RL आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सी बात है, आप उसमें KVL लगा के कर लें। ठीक है, तो व्हाट इज द आईडीसी? 5 माइनस 0.7 इज 4.3 अपॉन 4.3 किलो। तो कितना आईडीसी आएगा? आईडीसी जो आएगा डेट इज 1 मिली एम्पियर। आपका आईडीसी जो करंट फ्लो होगा, आईडीसी मतलब डीसी करंट, 1 मिली एम्पियर फ्लो होगा। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब VDC क्या होगा? ये आईडीसी आ गया, VDC, अरे भैया आईडीसी आ गया तो VDC में क्या दिक्कत? VDC इज इक्वल टू, VDC इज इक्वल टू क्या लिख दूं? VDC इज इक्वल टू, यहां पर वोल्टेज निकालना है, दिस इज द वोल्टेज जो आपको निकालना है। तो आई आर, V मच इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर। तो VDC इज इक्वल टू IDC जो आप निकाल चुके हो उसे RL से मल्टीप्लाई कर दें। इसके अक्रॉस VDC निकालना है तो इस करंट को इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें। IDC 1 मिली एम्पियर अभी आपने निकाला, और RL 4.3 किलो दिया है, किलो। तो इस मिली से किलो हट जाएगा तो VDC 4.3 वोल्ट आ जाएगा। क्या किसी को कोई दिक्कत? ए मिली है, एक किलो है। मिली होता है 10 टू द पावर -3, किलो होता है 10 टू द पावर +3। बड़ा आसान सी बात है। तो अब आपका आईडीसी और VDC निकल आया। अब आपका आईडीसी और VDC निकल आया। इज इट ओके? कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। चलें, तो दिस इज द VDC एंड IDC।
बहुत आसान था। अब आप बोलोगे सर मुझे आप एसी एनालिसिस बताओ। डीसी तो बच्चों का खेल था, वो तो कर लिया। एसी एनालिसिस बड़ा आसान है, कोई ज्यादा बड़ा बात नहीं है। एसी एनालिसिस बता देते हैं। एसी एनालिसिस मतलब अब आपको क्या करना है, डीसी को जीरो कर देना है। डीसी जीरो मतलब वही बात, अगर आपका वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट कर दें। और अगर आपका डीसी डीसी जीरो करना था, डीसी वोल्टेज सोर्स, और अगर आपका करंट सोर्स है तो उसे ओपन सर्किट कर दें। ठीक है। तो आपके गिवन क्वेश्चन में देखें, ध्यान से देखें, इस डीसी को मैं शॉर्ट सर्किट कर रहा हूं, वोल्टेज है। ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या बचेगा, आपका जो रिजल्टेंट सर्किट होगा, व्हाट विल बी योर रिजल्टेंट सर्किट, आपका रिजल्टेंट सर्किट डायोड का ए होगा। दिस इज योर डायोड। अब जरा ध्यान से सुनते जाना है यहां पे बच्चे। दिस इज 0.2 साइन ओमेगा टी, दिस इज योर डायोड, एंड दिस इज योर लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू 4.3 किलो ओम। और आपको यहां पर करंट, अब जो करंट आएगा उसको आई ए सी बोलेंगे, और यहां पर वोल्टेज निकालना है, डेट इज वी ए सी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, देखें यहां पर आपको देखना है कि गिवन एसी का मैग्नीट्यूड कितना है। प्लीज लिसन केयरफुली, ध्यान से सुने। आपको गिवन एसी का मैग्नीट्यूड देखना है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, 0.2 साइन ओमेगा टी। 0.2, जो 0.2 साइन ओमेगा टी है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। एसी क्या लिखा हुआ है, 0.2 साइन ओमेगा टी। दिस इज द मैग्नीट्यूड of the AC. If the magnitude of AC is small, then we replace the diode by dynamic resistance of diode. डायोड को किससे रिप्लेस करोगे, डायनेमिक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। समझ में आ रहा है। हमें पता है डायोड फॉरवर्ड वाइस में एसी के लिए डायनेमिक रेजिस्टेंस आता है कि नहीं आता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा सर यहां पर डायोड को ऑन ऑफ कौन कराएगा, भाई वो काम डीसी ने कर दिया। वो डायोड को ऑन ऑफ का काम डीसी ने कर दिया। अब यहां पर जो रेजिस्टेंस आएगा, डेट इज डायनेमिक रेजिस्टेंस। प्लीज लिसन केयरफुली। डायोड में फॉरवर्ड वाइस के केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो डायनेमिक रेजिस्टेंस होगा जब एसी लगा रहे हो। डायनेमिक रेजिस्टेंस फॉरवर्ड वाइस में रेजिस्टेंस होता है एसी के केस में, और अगर डीसी है तो फॉरवर्ड वाइस में रेजिस्टेंस होता है स्टैटिक रेजिस्टेंस, जो कि आरएफ हम देख चुके हैं। ठीक है। अब यहां पर आप इक्विवेलेंट सर्किट में डायोड को कैसे करते हो, ध्यान से सुनते चलना है बच्चे। दिस इज योर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड। इसको समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। बस देख लें जरा, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए। ए लिख दिया मैंने, क्या कर दिया, देखें आपने अभी डायोड के डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ा। आपने अभी डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ा था। हाँ आप बोलोगे सर आपने तो पढ़ाया है, और मैंने जो डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ाया है वो एसी के लिए, आप देख रहे हो डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट है ना। हम जो डिस्कस कर रहे थे वो हम डीसी के एनालिसिस में कर रहे थे, उसमें भी कट इन आ रहा था। बट इन द केस ऑफ एसी एंड व्हेन मैग्नीट्यूड इज लो, small, then diode is replaced by the dynamic resistance of diode. तो यहां पर नोट करके लिख लें, when magnitude of AC is small, then diode is replaced by dynamic resistance ऑफ डायोड। जब भी हमारा
एसी की बात हो रही है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको, एक ही क्वेश्चन में समझ में आना चाहिए। जब भी एसी सोर्स लगा है डायोड के अक्रॉस तो कैसे सॉल्व करना है, डायोड को किससे रिप्लेस कर दो, डायोड को डायनेमिक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो जब इसका मैग्नीट्यूड कम है। एंड व्हाट इज द डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक रेजिस्टेंस होता क्या है, डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है दैट इज आर बराबर ईटा वीटी अपॉन आई। व्हाट इज द आई, आई क्या है, आई डीसी करंट है, यहां पर ये बात को ध्यान रखना है। अब हमें डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो आई पता होना चाहिए, आई इज द डीसी करंट, और डीसी करंट आप निकाल चुके हो दैट इज 1 मिली एम्पियर। डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालने के लिए डीसी करंट की आवश्यकता होती है, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालने के लिए डीसी करंट की आवश्यकता होती है। डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालने के लिए ईटा वीटी अपॉन आई, डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी, आपको डीसी करंट की आवश्यकता होगी, है ना। तो ईटा, व्हाट इज द ईटा, जब स्मॉल करंट होता है सिलिकॉन के लिए ईटा की वैल्यू हम 2 लेते हैं। वीटी, वीटी की वैल्यू मैंने बोला 25 मिली वोल्ट ले लो, 26 मिली वोल्ट ले लो, रूम टेम्परेचर पर कुछ भी नहीं दिया हो तो आप 25 26 कुछ भी ले लो, 25 मिली वोल्ट ले लिया मैंने। और आई, आई व्हाट इज द आई, डीसी करंट, अभी आपने डीसी करंट निकालना दैट इज 1 मिली एम्पियर। समझ में आया क्या, यहां पर मैं डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल रहा हूं क्योंकि यहां मुझे जरूरत है। डायनेमिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ईटा वीटी अपॉन आई, ठीक है। तो आपने ईटा की वैल्यू 2 ली, सिलिकॉन के केस में ईटा की वैल्यू 2 लेते हैं जब स्मॉल करंट होता है, लार्ज करंट होगा तो हम 1 लेंगे, यहां पर स्मॉल वोल्टेज है तो स्मॉल करंट ही होगा। वीटी, वीटी की वैल्यू 25 ले लो 26 ले लो, डिपेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज्यादा अंतर नहीं आएगा, मिली वोल्ट में है। 25 ले लो 26 ले लो, जो आप चाहो, ठीक है ना। इधर 25 भी ले सकते हो 26 भी ले सकते हो, मैंने 26 25 लिया। और आई, आई डीसी करंट में निकाल चुका हूं 1 मिली एम्पियर, तो आर की वैल्यू आ गई है, आर की वैल्यू आ गई है 50, आर की वैल्यू कितनी आ गई है, आर इज इक्वल टू 50 आ गई है, बस खत्म काम। लो अब आपको यहां पर करंट निकालना है, क्या हम करंट नहीं निकाल सकते, यहां पर करंट निकाल सकते हो क्या, करंट निकाल सकते हो, मैं अगले उसमें ले जाता हूं उसको, हौच पौच हो जाएगा नहीं तो। दिस इज द सर्किट, आर इज इक्वल टू 50, दिस इज योर डीसी रेजिस्टेंस, डीसी, यहां पर आपका आर एल है, व्हाट इज द आर एल इज द 4.3 के, व्हाट इज द डीसी 0.2 साइन ओमेगा टी, एंड व्हाट इज द आई, अब यहां पर आई ए सी होगा, तो आई ए सी क्या आएगा, आई ए सी क्या आएगा, ए वोल्टेज 0.2 साइन ओमेगा टी अपॉन दिस रेजिस्टेंस प्लस दिस रेजिस्टेंस, आर प्लस आर एल। किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई, ये नेटवर्क का छोटा सा काम किया, यहां वोल्टेज है, दिस इज द वोल्टेज, ठीक है, दिस इज द वोल्टेज। तो आई बराबर वी अपॉन आर, तो दिस इज द 0.2 साइन ओमेगा टी, व्हाट इज द आर, आर इज 50, एंड व्हाट इज द आर एल, आर एल इज 4.3 के। इज इट क्लियर और नॉट, क्या ये समझ में आया। तो दिस इज द आई ए सी, ए आई ए सी है, इसको सॉल्व करना है। 0.2 मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को देखें, साइन ओमेगा टी तो अपना अलग है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 0.2 को डिवाइड कर दो 50 प्लस 4.3 के से, और ये आ गया साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी है, मैग्नीट्यूड इतने से सॉल्व होगा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ साइन, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड आ गया, ये जो मैग्नीट्यूड है और साइन अपना है, ठीक है। तो किलो अलग ले लो, 4.3 के अलग है, इसको अगर पूरा कैलकुलेट करोगे तो मैग्नीट्यूड जो आएगा 0.045 मिली 10⁻⁻93 साइन ओमेगा टी, दिख रहा है, दिख रहा है, ये दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर, ए आएगा, तो आपका कितना आ गया, आई ए सी कितना आ गया, आई ए सी इज इक्वल टू 0.045 साइन ओमेगा टी मिली
एम्पियर, ए आ गया, ये जो मिली है यहां लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, यहां दिखाओ या यहां दिखाओ एक ही बात है। इज इट क्लियर? इसको डिवाइड किया मैंने, किसको डिवाइड किया, 0.2 को इससे डिवाइड किया, तो ये आएगा, करके देख लेना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिस इज द आई ए सी, और आई ए सी आ गया, वी ए सी कैसे आ जाएगा आपके पास, आई ए सी आ गया, वी ए सी कैसे आएगा, वी ए सी, आई ए सी आ गया, तो वी ए सी कैसे आएगा, आई ए सी जो आ गया उसको मल्टीप्लाई कर दो आर एल से, इसको आर एल से मल्टीप्लाई कर दो। व्हाट इज द आर एल, 4.3, आई ए सी को मैं 4.3 किलो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इज इट ओके? मैग्नीट्यूड पर इफेक्ट आएगा, प्लीज लिसन केयरफुली, ठीक है। आई ए सी जो है 0.045 10⁻³ साइन ओमेगा टी को मल्टीप्लाई कर रहे हो 4.3 के आर एल, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4.3 किलो, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, किलो और ये कट गया, तो 0.045 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0.197 कुछ आने वाला है, 0.197 कुछ आने वाला है, डेट इज इक्वल टू 0.197 साइन ओमेगा टी। ठीक है क्या, सिंपल है, इज इट ओके, समझ में आया? तो दिस इज द सिंपल थिंग, है ना, दिस इज द सिंपल थिंग, ये सिंपल आप करना है। तो सिंपली हमने यहां पर क्या किया, आप जरा ध्यान से देखें यहां पर क्या हुआ है, यहां पर हमने हाउ टू फाइंड द एसी एंड डीसी, हमने कैसे वोल्टेज और करंट निकाले हैं, कैसे निकाले हैं बताओ। सिंपल सी बात है, जब भी आप एसी एनालिसिस कर रहे हो, आपके इसका एसी का मैग्नीट्यूड कम है, तो आप डायोड को डायनेमिक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें। डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने की कैलकुलेशन हमने यहां पर दी है, ईटा वीटी अपॉन आई, आई इज द डीसी करंट। डीसी एनालिसिस पहले करना ही पड़ेगा तभी एसी एनालिसिस हो पाएगा, डीसी एनालिसिस पहले करना ही पड़ेगा तब एसी एनालिसिस हो पाएगा, क्योंकि यहां पर डीसी करंट चाहिए। ईटा की वैल्यू 2 और 1 डिपेंड करेगा कैसा करंट फ्लो हो रहा है, और वीटी की वैल्यू 25-26 मिलीवोल्ट कुछ भी ले लो। आर निकल आया, आर निकालने के बाद हमने इसमें सिंपल सा बिल्कुल बेसिक सा केवीएल लगा दिया, केवीएल लगा दिया तो ये दिस वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यहां पर आईएसी आ गया, उसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर वीएसी निकालना है तो वीएसी आ गया। समझ में आया? ठीक है, बड़ा बेसिक सी बात थी, ठीक है बच्चे। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अभी हमने आज की क्लास में बेसिक ऑफ डायोड सर्किट पढ़ा। दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ द डायोड सर्किट, एंड इन दिस क्लास हमने क्या डिस्कस किया है, वी डिस्कस द बेसिक ऑफ द डायोड। डायोड का बेसिक पार्ट हमने डिस्कस किया है, डायोड कैसे वर्क करता है जब सर्किट में होता है, एसी में कैसे करता है, डीसी में कैसे करता है, और डायोड कैसे बिहेव करता है फॉरवर्ड वाइज में इक्विवेलेंट सर्किट और रिवर्स वाइज में इक्विवेलेंट सर्किट। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में इसमें नहीं आने वाला है अगर आपको पता ही नहीं है कि डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट क्या है। ठीक है क्या? तो अब हम अगली क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस, हम जो पढ़ने वाले हैं वो है रेक्टिफायर, क्योंकि हमने शुरुआत में ही आपको बताया है, शुरुआत में ही हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है शुरुआत में, कि डायोड सर्किट में पहला टॉपिक है दैट इज रेक्टिफायर। हम अब स्टार्ट करने वाले हैं रेक्टिफायर, अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी क्लास बहुत लंबी हो चुकी है। रेक्टिफायर पढ़ेंगे, रेक्टिफायर में बेसिक क्या होता है, क्या रिपल वोल्टेज है, फॉर्म फैक्टर है, रिपल फैक्टर है, ट्रांसफर यूटिलाइजेशन फैक्टर है, क्रस्ट फैक्टर है ना, एफिशिएंसी क्या होती है, रेक्टिफायर एफिशिएंसी। फिर हम आएंगे हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव में भी कौन से, सेंटर टैप्ड एंड ब्रिज रेक्टिफायर, तब खत्म होगा। तो अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेक्टिफायर से बच्चे क्वेश्चन बहुत आते हैं।
अगर मैं बोलूं कि क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा डायोड सर्किट में कहां से है, तो रेक्टिफायर से सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। डायोड सर्किट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन रेक्टिफायर में आते हैं। तो अगला क्लास जरूर ध्यान से पढ़ें। ठीक है बच्चे, चलें। तो दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ द एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द रेक्टिफायर। ओके, तो चलिए बच्चे, आई होप आपको समझ में आया होगा। बड़े आसान भाषा में, बड़े शब्दों से, बड़े प्रेम से, इंटरेस्ट के साथ मैंने पढ़ाया है, आपको भी वैसे ही पढ़ना है। और अपना मूल मंत्र क्या है? मेहनत करो भैया, सफलता मिलेगी ही। ईमानदारी से की गई मेहनत कभी खाली नहीं जाती। मेहनत करें ईमानदारी के साथ, सक्सेस, सफलता जरूर मिलेगी। चलिए बच्चे, तो मिलते हैं अगली क्लास में रेक्टिफायर के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।